आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होता है और मॉडर्न फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। छोटा सा चैप्टर है, 3-4 क्लास में ये समाप्त हो जाता है। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो कह रहा है कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। रेडिएशन दैट इज लाइट। तो हम लोग जब ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ बात किए थे कि लाइट का 2 नेचर है। क्या क्या नेचर है? तो पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो जो बात हम लोग वहाँ पे किए थे, इस चैप्टर में उसी को हम लोग वेरीफाई करते हैं कि रेडिएशन का, लाइट का 2 तरह का अगर नेचर आप कहते हैं, ड्यूअल नेचर कहते हैं, तो वो कैसे है। और फिर इसी में एक पार्ट और आपको मिलेगा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का भी 2 नेचर होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली 2 टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है जो रेडिएशन की ड्यूअल नेचर के बारे में एक्सप्लेन करता है और वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक टॉपिक हम लोग देखेंगे जो मैटर के ड्यूअल नेचर को बताता है, दैट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो छोटा सा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, 1 नंबर 2 नंबर, या बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 3 मार्क्स का। इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये चैप्टर देखिए आसान है, लेकिन समझने वाला है। अगर आप समझ जाते हैं तो इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो बहुत आसानी से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझिए इस चैप्टर को। तो चैप्टर को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एक टॉपिक हम लोग यहाँ पे आते हैं, फोटोन। फोटोन क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि लाइट इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। लाइट का पार्टिकल थ्योरी कहता था कि लाइट स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है, और उसी पार्टिकल को नाम दिया गया फोटोन। और आप कहते हैं कि लाइट क्या है? तो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप कहेंगे कि लाइट का जो एनर्जी है वो फोटोन के टर्म में है, यानी जो एनर्जी है वो छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में है, और उसी बंडल को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? तो फोटोन है। तो फोटोन एक्चुअली है क्या? तो आप कहेंगे कि फोटॉन्स आर द एनर्जी पार्टिकल, फोटॉन्स आर द बंडल ऑफ एनर्जी। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं अलग अलग तरीके से, फोटॉन्स आर द बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी, या इसी को हम लोग कहते हैं और एनर्जी पार्टिकल इमिटेड बाय सोर्स ऑफ रेडिएशन। ये हम लोगों को कहाँ से मिलता है? तो किसी भी रेडिएशन के सोर्स से, एंड ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो रेडिएशन का सोर्स, जैसे आप कहते हैं कि सन से आपको लाइट मिलता है, तो सन इज ए सोर्स ऑफ रेडिएशन। सन से और भी दूसरे अलग अलग टाइप का भी रेडिएशन मिलता है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, या जैसे आप अपने घर में बल्ब जलाते हैं, वो भी क्या है? इट इज़ ए सोर्स ऑफ रेडिएशन। तो कोई भी रेडिएशन का जो सोर्स होगा उससे आपको क्या मिलेगा? फोटोन मिलेगा। यानी फोटोन क्या है? तो रेडिएशन का ही पार्ट है, बंडल ऑफ एनर्जी है। इसी चीज़ को आइंस्टीन ने कहा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, द लाइट कंसिस्ट्स ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड विथ ए डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। दीज पार्टिकल्स वेयर लेटर नेम्ड एज फोटोन। इसी को बाद में नाम दिया गया फोटोन। या हम लोग इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई रेडिएशन है और जब वह किसी मैटर से इंटरेक्ट करता है, कॉलिजन करता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वह एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और इसी पार्टिकल को हम लोग कहते हैं ये फोटोन है। इन इंटरेक्शन विथ मैटर द रेडिएशन बिहेव्स एज पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। तो फोटोन क्या है? तो आप अगर सिंपली इसको एक लाइन में याद रखना चाहें तो आप कहेंगे फोटॉन्स आर द बंडल ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या है? तो फोटोन इज द एनर्जी पार्टिकल। तो आज हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक्स को समझते हैं, फिर आगे इसमें मेन टॉपिक पे आएंगे। तो अब देखिए, इसी में हम लोग एक बात करते हैं, सम फैक्ट्स अबाउट फोटोन। फोटोन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, इसके बारे में ज़रा हम लोग जानें। इसमें कुछ छोटा छोटा आपको फार्मूला मिलेगा, उस पर फिर कुछ छोटा छोटा न्यूमेरिकल सब पूछा जाता है, फिर इसका आगे हम लोग यूज़ भी करते हैं। तो पहला इसमें ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी
ए सोर्स ऑफ रेडिएशन इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। कोई भी रेडिएशन का जो सोर्स है वह एनर्जी इमिट करता है, और वह एनर्जी किस टर्म में इमिट करता है? तो फोटोन के टर्म में। दैट इज वहाँ से फोटोन इमिट करता है, और फोटोन क्या है? तो एनर्जी का फॉर्म है। तो ये मैक्स प्लैंक ने ही ये फोटोन टर्म दिया गया था। दूसरा पॉइंट है, ऑल द फोटॉन्स इमिटेड बाय सोर्स ऑफ रेडिएशन ट्रेवल विथ सेम स्पीड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। वैक्यूम में अगर हम बात करें तो किसी भी सोर्स ऑफ रेडिएशन से जितने भी तरह के आपको फोटोन मिलेंगे, जैसे मान लीजिए सन से आपको इंफ्रारेड मिलता है, उसमें भी फोटोन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिलता है, उसमें भी फोटोन है, विजिबल लाइट है, उसमें भी फोटोन है। तो सारे फोटोन का स्पीड क्या होगा? सेम होगा। तो आप कहेंगे कि जितना भी रेडिएशन है सबका स्पीड सेम है, और वो किसके बराबर है? तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तीसरा पॉइंट, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय ई इक्वल टू एच न्यू। लाइट में भी हम लोग पढ़े थे इस बात को, लाइट का एनर्जी हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो आप कहते हैं ई इक्वल टू एच न्यू। यहाँ एच क्या है? तो आप कहेंगे इट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इसको आप याद रखेंगे, ये सब इसमें बराबर यूज होगा आगे। और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फिर हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं कि न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा। तो आप कहेंगे कि एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। ये भी एनर्जी का एक फार्मूला है। तो आप देखिए दो छोटा छोटा फार्मूला मिला, इस सब का आगे आपको यूज होगा। तो फोटोन का एनर्जी कितना है? ई इक्वल टू एच न्यू, ये आप याद रख सकते हैं, ई इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय पी इक्वल टू एच बाय लेमडा। ये सब फार्मूला याद रखना है। फोटोन का मोमेंटम कितना? तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट बाय लेमडा, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। कैसे कहते हैं इसको समझने के लिए आप कहेंगे ई इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। और एनर्जी का एक फार्मूला आता है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जब कोई मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो आप कहेंगे एम सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, एक ये सी स्क्वायर और ये सी कैंसिल, तो एम सी इक्वल टू एच बाय लेमडा। और एम क्या है? मास, सी क्या है? स्पीड। तो आप कहेंगे कि यही क्या हो गया? मोमेंटम। तो मोमेंटम इक्वल टू एच बाय लेमडा। ये छोटा सा फार्मूला है, इसको याद रखना है। फिर हम लोग बात करते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। शॉर्ट में क्या कहेंगे? ईवी। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? जूल। लेकिन हम लोग फोटोन की एनर्जी को जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं। पहले भी आप पढ़े हैं, ये सब अब याद रखना है। तो और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये सब रिलेशन याद रखिए, सब काम देगा। फिर हम लोग एक बात करते हैं कि फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास 0 है। यानी जब रेस्ट में आप फोटोन को रखेंगे तो उसका मास क्या है? 0 है। फोटॉन्स आर द ओनली पार्टिकल ऑफ विच द रेस्ट मास इज 0। कैसे कहेंगे? तो आप देखिए कि एक आइंस्टीन का इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट अंडर। अब यहाँ टर्म को समझिए, m क्या है यहाँ पे? जब कोई बॉडी, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उस समय का मास। m नॉट आप कहते हैं रेस्ट मास, जब मास क्या है? बॉडी जब रेस्ट में है। ये v क्या है? स्पीड ऑफ पार्टिकल, और c स्पीड ऑफ लाइट। तो इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं आइंस्टीन्स रिलेटिविस्टिक इक्वेशन। और ये हमको बताता है कि कोई पार्टिकल जब रेस्ट में हो और फिर वही पार्टिकल जब हाई स्पीड से मूव करता है तो उसका मास चेंज हो जाता है। ऐसे आप अभी तक पढ़े होंगे कि मास किसी बॉडी का कांस्टेंट रहता है, वेट चेंज करता है। लेकिन इस कंसेप्ट को आप थोड़ा सा चेंज कीजिए कि कोई बॉडी है, उसका मास कांस्टेंट है, लेकिन जब वह हाई स्पीड से मूव करता है तो उसका मास भी चेंज होता है। ये बात आइंस्टीन ने बताया था इसी इक्वेशन के थ्रू। तो आप देखिए एम नॉट इक्वल टू एम रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब अगर हम कहें कि हमारा जो पार्टिकल है, जो बॉडी है, वो अगर फोटोन हो तो फोटोन का स्पीड क्या है? लाइट के स्पीड के बराबर। तो फॉर फोटोन v इक्वल टू सी। अब इस इक्वेशन में v के बदले अगर हम c रख दें तो एम नॉट इक्वल टू एम रूट अंडर 1 माइनस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यानी 1। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। तो एम नॉट इक्वल टू एम इंटू 0, दैट इज 0।
तो फोटॉन ही वह पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास क्या है, 0 है। या इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि सिर्फ उस तरह अगर कोई ऐसा पार्टिकल हो जिसका रेस्ट मास 0 हो, वही लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। लाइट का स्पीड दैट इज मैक्सिमम स्पीड, तो लाइट के स्पीड से वही पार्टिकल ट्रेवल कर सकता है जिसका रेस्ट मास 0 हो। तो ऐसा कोई पार्टिकल तो अभी तक मिला नहीं है, तो आप कहेंगे फोटॉन ही वह पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास 0 है। इसको दूसरे तरीके से आप समझिए, अगर कोई पार्टिकल मोशन में, फोटॉन जब तक मोशन में है तभी तक उसका एग्जिस्टेंस है, जैसे ही वह रेस्ट में आएगा तो उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा, उसका मास 0 यानी वो अब है ही नहीं। ऐसे भी आप कहते हैं कि फोटॉन क्या है, तो बंडल ऑफ एनर्जी है। जब यह कहीं पे मान लीजिए टकराया किसी बॉडी से और फोटॉन हमारा रेस्ट में आ गया, तो एनर्जी को वो उस किसी पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहता है, और उसका खुद का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है। तो फोटॉन वह पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास 0 है, इसको एकदम याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, द फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटॉन के पास किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। देयरफॉर दे डू नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करता है, लेकिन चूंकि फोटॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो यह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं करता है, इसका पाथ वहाँ भी स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द फोटॉन्स ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पोसेस द सेम एनर्जी इरेस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। किसी रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है वो उसकी एनर्जी के टर्म में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन फोटॉन के लिए जब आप बात करते हैं तो आप कहेंगे कि अगर उसका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ फिक्स है तो उसका एनर्जी भी क्या होगा, फिक्स होगा। यानी वो सारे फोटॉन जिसका फ्रीक्वेंसी एक हो या वेवलेंथ एक ही हो तो उसका एनर्जी भी क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन imply an increase in the number of photons crossing a given area per second। जब आप बात करते हैं कि किसी फोटोन का इंटेंसिटी बढ़ गया तो आप समझेंगे कि नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर रहा है। तो जब हम लोग फोटोन के ऐसे हम लोग इंटेंसिटी जब किसी रेडिएशन की बात करते हैं तो आप कहते हैं एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, लेकिन जब फोटोन का इंटेंसिटी की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग ए गिवन एरिया पर सेकेंड। तो इंटेंसिटी से सेंस यहाँ पे है नंबर ऑफ फोटोन। अगर आपको कहेगा इंटेंसिटी बढ़ा दिए तो आप समझेंगे कि नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर रहा है। और एक लास्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग कॉलिजन बिटवीन ए फोटोन एंड ए पार्टिकल द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। जब कोई फोटोन किसी पार्टिकल से कोलिजन करेगा, मान लीजिए कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, तो एनर्जी और मोमेंटम क्या होगा, इट इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। एनर्जी और मोमेंटम क्या होगा, टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये सब फोटोन से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव सब में ये सब चीज़ पूछ भी देता है, तो इसको आप गौर से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक टॉपिक है यहाँ पे छोटा सा समझने का, इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्या टॉपिक, इलेक्ट्रॉन इमिशन। जब किसी मेटल सरफेस से, मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो उससे आप इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकाल लें, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लेंगे तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। लेकिन इलेक्ट्रॉन का इमिशन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फ्री है तो कहीं भी बाहर निकल जाएगा। तो किसी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो खुद ब खुद कभी बाहर नहीं निकलता है। अगर कभी कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलना चाहे किसी कारणवश, तो क्या होगा कि वहाँ जैसे वो निकलेगा तो जो मेटल सरफेस है उस पर पॉजिटिव आयन डेवलप करेगा और वो फिर उस इलेक्ट्रॉन को खींच के अंदर कर लेता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ए मेटल हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट कम आउट ऑफ द मेटल surface. It is because as an electron makes an attempt to come out of the metal surface, the metal surface acquires positive charge and the electron is pulled back into the metal. Thus, free electrons are held inside the metal surface by the positive ions it contains. स्पष्ट है बात। तो अब अगर हम लोग किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना चाहें तो कैसे ये पॉसिबल होगा, तो आप कहेंगे इन ऑर्डर दैट एन इलेक्ट्रॉन में कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस
इट मस्ट पोसेस सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव पुल ऑफ द पॉजिटिव आयंस। अगर आप इतना उस पर फोर्स लगा दें या उसको इतना एनर्जी आप प्रोवाइड कर दें कि आप कहेंगे कि जो अट्रैक्टिव पुल है, जो उसमें अट्रैक्शन का फोर्स लगता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, अगर उससे ज़्यादा अगर आपका एनर्जी होगा तभी इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से बाहर निकल सकता है। तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसको हम लोग W या फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब टर्म फिर आगे भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो कहता है किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। उससे ज़्यादा अगर आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से अलग अलग तरीके से निकल सकता है। क्या क्या वो मेथड है? तो इसमें एक है थर्मियोनिक इमिशन, यानी जब आप किसी मेटल सरफेस को हीट करते हैं तो उस कंडीशन में भी उसको इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलता है। तो आप कहेंगे कि थर्मियोनिक इमिशन क्या है? तो आप ऐसे समझने के लिए, इट कैन बी काउज्ड बाय सप्लाइंग द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी बाय हीटिंग द मेटल सरफेस टू ए सुटेबल टेम्परेचर। दूसरा एक है फील्ड इमिशन, कि किसी मेटल सरफेस के अक्रॉस आप क्या कीजिए, तो एक सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कीजिए, या आप कहें कि हम एक सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो भी इलेक्ट्रॉन वहाँ से पुल हो सकता है। और तीसरा एक है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो आप कहते हैं कि अगर किसी मेटल सरफेस पे हम कोई रेडिएशन को इंसिडेंट करें और वो रेडिएशन जो फोटोन है वो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करे और वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो हम लोगों का मेन टॉपिक यहाँ पे यही है। ये टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर जिसने किया था उस साइंटिस्ट का नाम है हॉलवाच। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? तो किसी, अब देखिए, फोटो टर्म यहाँ से आया, यहाँ आया है फोटोन के लिए, और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन के लिए। जब कोई फोटोन किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है और वह इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेनन को हम लोग नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप कहेंगे कि द फिनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्ट करना मतलब बाहर निकलना, द फिनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस when light of sufficient high frequency falls on it is known as the photoelectric effect। अगर एक सूटेबल, एक सफिशियंट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो वह इलेक्ट्रॉन को वहाँ से इजेक्ट कर देगा। इसी फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी रेडिएशन किसी भी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगा और वह वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। किसी मेटल सरफेस के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए, यानी उसका वर्क फंक्शन किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं कि कहीं, मान लीजिए, हम ऐसा भी कह सकते हैं जैसे ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है, सोडियम, पोटासियम, सीजियम, ये विजिबल लाइट यानी जो सनलाइट है, ये भी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है, जैसे मान लीजिए आयरन है, वहाँ विजिबल लाइट वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता है, उसके लिए और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन चाहिए। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं कि कोई अलग टाइप का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो वही है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जब कभी भी हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन टर्म का जिक्र करेंगे, आप समझेंगे कि कोई रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पर स्ट्राइक किया और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। The electrons so emitted are called photoelectrons and the current due to these electrons is called photocurrent। ये इलेक्ट्रॉन अगर कोई करंट कंस्टिट्यूट करता है किसी सर्किट में, या मान लीजिए ऐसे भी, तो आप इसको क्या नाम देते हैं? फोटो करंट। तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम समझ रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग ऑब्जर्व कैसे करेंगे,
यानी आप कह सकते हैं कि कोई मेटल सरफेस पे उसमें कोई रेडिएशन आया, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो हमको दिखेगा तो नहीं, तो कैसे हम समझेंगे कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला है, या कोई रेडिएशन किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे बात करते हैं। आप देखिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी था, ये लेनार्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने किया था। इन 1900 लेनार्ड स्टडीड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली। द फिगर shows the experimental arrangement used to study the photoelectric effect। इसी फिगर से, इस डायग्राम को थोड़ा आप ध्यान में रखिए। अब देखिए, ये जो है ये एक इवेक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब है और ये इवेक्यूएशन पंप है। यहाँ से हम लोग एयर बाहर निकाल देते हैं, अंदर क्या हो गया, तो आप कहेंगे इसके अंदर में क्या हो गया, तो एयर नहीं है, यानी वैक्यूम क्रिएट हो गया। इसके दोनों एंड पे दो मेटल सरफेस, आप कहेंगे ये क्या है, तो ये एक फोटो सेंसिटिव सरफेस, ये प्लेट है, ये भी एक मेटल प्लेट है। और आप देखिए कि इस दोनों प्लेट को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक रियोस्टेट, एक बैटरी और एक माइक्रो एम्पियर से, और इस दोनों प्लेट के अक्रॉस हम लोग एक वोल्ट मीटर भी यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे समझना है इसको ज़रा सा। तो अब आप यहाँ पे कहेंगे कि द एपरेटस कंसिस्ट्स ऑफ एन इवेक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब विच इनक्लोजेज ए फोटो सेंसिटिव प्लेट सी, देखिए ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, एंड ए मेटल प्लेट ए, ये मेटल प्लेट है। सी यहाँ पे नाम दिए हैं कैथोड, ए नाम कहते हैं एनोड। द टू प्लेट्स आर कनेक्टेड विथ ए रियोस्टेट, बैटरी एंड ए माइक्रो एमीटर। ए वोल्ट मीटर इज ऑल्सो कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट्स। तो यही इसका अरेंजमेंट है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये जो फोटो सेंसिटिव प्लेट हम लोग कहते हैं, एक ऐसा प्लेट जिस पर अगर किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन स्ट्राइक करे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करे। तो यहाँ पे रेडिएशन को हम लोग अलाउ करते हैं, रेडिएशन यहाँ फॉल करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब देखिए, ये जो प्लेट है एनोड, इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल पे रखे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये निगेटिव यहाँ पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा और ये इस प्लेट तक पहुँचेगा। जब इस प्लेट तक पहुँचेगा तो फिर आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ प्रोवाइड किए थे, एक सर्किट पूरा हो रहा है। तो आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में ऐसे फ्लो करेगा, और जब ये फ्लो करेगा यहाँ पे, तो ये जो माइक्रो एमीटर है ये आपको शो करेगा कि करंट फ्लो हो रहा है। तो जब ये डिफ्लेक्शन शो करेगा रेडिएशन के स्ट्राइक करने से, तो आप समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ। अब इस बीच में हम लोग क्या किए हैं, तो वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, यानी किसी दूसरे सोर्स से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रेवल करने का कोई हम लोग चांस नहीं रखते। अगर मान लीजिए हम कहें कि यहाँ पे अगर हम एयर रख देते, तो यहाँ इसके अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि एयर से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए और फिर वहाँ से क्या हो, ये फ्लो कर जाए सर्किट में। तो चूंकि यहाँ वैक्यूम क्रिएट किए हुए हैं, तो अगर ये डिफ्लेक्शन शो करता है तो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से ही इजेक्ट हुआ है और फिर ये एनोड तक पहुँचा और ये सर्किट में शो हो रहा है। तो ये बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात मेंशन किए हैं, द प्लेट कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड कैथोड एंड द प्लेट कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड। इसको कहीं कहीं कलेक्टर और इमिटर भी कहते हैं। द रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू फॉल ऑन द कैथोड प्लेट, जो फोटोसेंसिटिव प्लेट है। द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम इट एंड रीचेज टू द एनोड प्लेट। द माइक्रो एमीटर शोज द फोटो करेंट। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंटली इस बात को शो करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कैसे होता है। लेकिन ये कोई मेन टॉपिक नहीं है, ये तो ऐसे समझना है। लेकिन इसी का यूज़ करके हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे कि वेरियस टाइप के हम लोग इफ़ेक्ट्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। तो उसमें है इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफ़ेक्ट ऑफ पोटेंशियल, वो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का मेन पार्ट है। तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक्स को समझे हैं। इस बेसिक को आप एक बार पढ़ के इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए, याद रख लीजिए। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे तो उसको थोड़ा और बेटर तरीके से आपको समझना होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।